गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की गंगा लगातार गोरखपुर में बहाते चले जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और गीडा क्षेत्र में एक एथेनॉल प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया। आपको बता दें, 31 एकड़ में लगभग ये एथेनॉल प्लांट विकसित किया जाएगा और लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल वासियों को, खासतौर से गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए आज एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। आपको बताते चलें, लगभग 2000 से ज़्यादा बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विकास की गंगा बहाने की जो लगातार कोशिशें हैं, उसमें आज एक प्राइवेट सेक्टर ने एक बड़ी जो है इस कड़ी को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि यह जो एथेनॉल प्लांट है वो बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है। नगर निगम कार्यकारिणी की पहली बैठक आज जो है संपन्न हुई, जिसमें मेयर सुषमा खरकवाल ने पहले ही 20 मिनट दोनों पक्षों में सत्ता और विपक्ष वास्तव में कहासुनी हो गई और मुद्दों को लेकर के, और उसी में उन्होंने 20 मिनट के सदन स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद सदन करीब आधे घंटे बाद चला। सदन में क्या हुआ कि सारे सभासदों ने कहा कि उनके इलाके में कूड़ा प्रबंधन, नालियों की सीवर चौक हैं और गंदगी जो है बहुत ज्यादा है। पार्षदों को कोटा भी दिया जाना है कि जिसके तहत वास्तव में पैसा आवंटन किया जाए कि वो अपने बजट से काम करा सके। उन पार्षद को भत्ता देने की बात की गई। जेटिंग मशीन जो सीवर जाम है उनको साफ करने जेटिंग मशीन खरीदी जाए और सीएनजी पंप स्थापित किया जाए नगर निगम का, जिससे डीजल चोरी बचाई जा सके। इन सब मुद्दों पर बात हुई है। सबसे बड़ी बात क्या, जो नगर की जो है विद्युत आपूर्ति और जो लाइट स्ट्रीट लाइट व्यवस्था ईएसएल कंपनी देती है, उस ईएसएल कंपनी को हटाने पर बात की गई कि इसको हटाया जाए और नई कंपनी लाई जाए, जिससे जो है लोग उसका इत्मीनान से शहर की लाइट्स रोशन हो सके। अभी क्या ईएसएल मेंटेन नहीं करते। 7000 नई लाइटें खरीदी जानी है जो खराब पड़ी हैं। तमाम लाइटों में तार भी खराब है, वो भी नहीं ठीक कराई कंपनी। इसको लेकर के वो खासे सभासद नाराज है। तो अब देखना है, जैसे कूड़ा प्रबंधन शहर का था, इको ग्रीन को हटाया गया, 9 जोन में बांटा गया है, ऐसे ही किस तरह लाइटिंग सिस्टम को ठीक किया जाए, ये बेहतर हो सकता है। अब देखना यह है कि मेयर की कितना कार्यकारिणी के मुद्दों लागू करा पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन समाप्ति के बाद एक बार फिर अपने संगठन को धार देते नजर आएंगे। 16 और 17 को बांदा में कार्यक्रम है, वो जागरण रथ लेकर पहुंचेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं में बूस्टअप करेंगे। किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी है 2024 को लेकर। फिलहाल पहले भी कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, जहां पर शिविरों का आयोजन किया गया था। लखीमपुर और सीतापुर के में उन्होंने शिविर लगाए थे, जहां पर शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ नजर आए थे। अब एक बार फिर बांदा की ओर रुख करने के बाद वो फतेहपुर में भी नजर आएंगे। 16 और 17 बांदा में कार्यक्रम है, उसके बाद 19 और 20 को फतेहपुर में अखिलेश यादव जागरण लेकर पहुंचेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे। खास बात है कि अखिलेश यादव उन जिलों का ज्यादा दौरा कर रहे हैं जहां पर उनके कैंडिडेट होंगे, यानी कि गठबंधन के बाद जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के खेमे में आएंगे, वहां पर अखिलेश यादव की मेहनत ज्यादा नजर आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि जितने जिलों में अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं, वहां पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी यानी कि साइकिल के सिंबल पर ही अपनी अब देखना कि यह मेहनत कितने रंग लाती है। फिलहाल 2022 के चुनाव आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मामूली हार से वहां पर वोट परसेंटेज में फर्क आया था। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने फिलहाल ऐसे जिलों को चिन्हित कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है बीएड डिग्री धारकों को। उसका साफ तौर पे कहना है प्राथमिक शिक्षक अब सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के ही अभ्यर्थी बन सकते हैं। हालांकि अब इसको लेकर आदेश, जिस तरीके का फैसला रहा सुप्रीम कोर्ट का, इसको लेकर भी चर्चा गर्मा कि क्या अन्य राज्यों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से राजस्थान में देखा जा रहा था कि बीएड के हो या फिर बीटीसी के हो, तमाम अभ्यर्थियों में ये विवाद गरमाया हुआ था कि जब भी शिक्षक भर्ती आ रही तो तुम्हें बीएड डिग्री धारक और बीटीसी भी, उसमें दोनों लोग आवेदन करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे उसका साफ तौर पर कहना था बीटीसी के ही शिक्षक ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं और बीएड के अब उसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। हालांकि देखा गया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चर्चा गरमाई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या होगा, क्योंकि लगातार विवाद गरमाता जा रहा है और सियासत का भी मुद्दा बन गया है और जंग पर जंग
तवांग छिड़ता रहता है। कभी विधानसभा में तो कभी संसद में तो तवांग, कभी लेटर बम भी देखने को मिलता है। लेकिन अब 69 शिक्षक भर्ती का क्या होगा ये तो अभी वक्त के गर्भ में है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया, जिस तरीके का फैसला उसका रहा, ये साफ तौर से दर्शाता है कि अन्य राज्यों में जो भी प्राथमिक शिक्षक बीएड डिग्री धारक का आवेदन करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अब चुनौती बन सकती है। हालांकि ये भी माना जाता है कि एक उदाहरण के तौर पे भी अन्य राज्यों में हो रहे शिक्षक भर्ती को लेकर अब ये पेश किया जा सकता है। हालांकि जो आदेश दिए वो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ये आदेश दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 2018 में ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि बीएड के भी शिक्षक, बीएड के भी जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक में आवेदन कर सकते हैं, उसको हम निरस्त करते हैं। हालांकि एनसीटी की ओर से जो जारी किया गया उसको तो निरस्त कर दिया, लेकिन अब चर्चा यही है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी अब चुनौती पेश होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। आगरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर रविवार को सभी स्कूल खोले जाएंगे। दरअसल शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी की है कि आगरा के सभी स्कूलों को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, कार्यक्रमों के लिए स्कूल खोले जाएं। वहीं सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बीएसए ने आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी स्कूलों में खोलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम कराए जाएँ, जिससे कि संडे को स्कूल खोले जाएं और रविवार को ही सभी बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और बच्चों से कार्यक्रम कराए जाएं। वहीं सभी विकासखंड अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि रविवार को सभी स्कूल खुलवाए जाएं और बच्चों को बुलाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए और मेरी माटी मेरी देश के कार्यक्रम किए जाएँ। जहां पीएम मोदी के आह्वान पर मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जहां 15 अगस्त से पहले अब जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं आज सिविल डिफेंस और आरएएफ के जवानों ने अलग अलग तिरंगा यात्रा निकाली और हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों आरएएफ के जवान सड़कों पर थे, तो सिविल डिफेंस के भी लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर नजर आए और बाइक रैली सिविल डिफेंस की ओर से निकाली गई, हाथों में तिरंगा लेकर। लगातार लोग भारत माता की जय के उद्घोष कर रहे थे और ऐसे में एक अलग सा सड़कों पर देखने के लिए रौनक सा माहौल था और ऐसे में लोग यहाँ पर आज भारत माता की जयकारे लगाई देते नजर आए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जहाँ बाइक रैली और साथ ही आरएएफ के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। माटी के तहत कस्बे में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा सभी धर्मों के बढ़ चढ़ के लोगों ने लिया हिस्सा। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पर मेरा देश मेरी माटी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जीएन एजुकेशन सेंटर के फाउंडर हाजी फैजान के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार रसूलाबाद सर्वेश कुमार सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय ने प्रतिभाग करते हुए तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं पर विशाल तिरंगा यात्रा कस्बे के सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए जीएन एजुकेशन पहुंचकर समापन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को यादगार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पर जीएन एजुकेशन के फाउंडर हाजी फैजान खान ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों की यादगार में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां पर तिरंगा यात्रा रसूलाबाद कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए जीएन एजुकेशन पहुंची, जहां पर पुलिस क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय व तहसीलदार सर्वेश कुमार की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भरी सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। कानपुर देहात में एक बार फिर हुआ जनता टीवी की खबर का असर। जर्जर भवन की नीलामी के बाद अब शुरू हुआ ध्वस्तीकरण का काम। दरअसल जनपद कानपुर देहात के भिकनापुर गांव में बने आंगनवाड़ी केंद्र की करीब 1 महीने पहले छत का कुछ हिस्सा गिरा था। उसके कुछ समय बाद विद्यालय खुला और एक हादसा बच गया। इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात की। हालांकि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जल्द ही इस पूरी खबर का संज्ञान लिया और इस बिल्डिंग के जर्जर होने की जो बात निकलकर सामने आई थी उसकी नीलामी हुई और ध्वस्तीकरण का काम शुरू हुआ। जनपद में तमाम ऐसे जर्जर और विद्यालय हैं जो कहीं न कहीं हादसों को दावत दे रहे हैं, क्योंकि बरौर थाना क्षेत्र का एक विद्यालय ऐसे ही गिरा था। गनीमत उस दिन यह थी कि दिन रविवार का था, छुट्टी थी, कोई हादसा नहीं हुआ। तमाम ऐसे चिन्हित जर्जर विद्यालय हैं, अगर उनकी नीलामी के बाद ध्वस्तीकरण न हुआ तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि भिकनापुर गांव के इस सरकारी शिक्षक संस्थान के नीलामी के बाद ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इन बच्चों को एक बेहतर बिल्डिंग और अच्छा परिवेश मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तमाम दावे कर रही है और तमाम मशीनरी देकर व्यवस्थाएं कर रही है, तो इस खबर के बाद
वो सच होता नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह मंत्री अभिषेक पंडित पर कल रात उनके निवास के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर उन्हें घायल कर दिया। अभिषेक पंडित पर हमले की खबर जैसे जैसे शहर में फैलती गई, आज सुबह से ही सहारनपुर शहर में तनावपूर्ण शांति देखी जाने लगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता पुलिस अधिकारियों से मिलकर यह दबाव बनाते देखे गए कि अभिषेक पंडित के हमलावरों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सहारनपुर पुलिस ने इस घटना के 10 घंटे के अंदर अभिषेक पंडित के दोनों हमलावरों शहराज और सलमान को गिरफ्तार कर इस घटना का पटाक्षेप कर दिया है। कुत्ता जानवर इस वक्त शहर की बड़ी बुरी समस्या बन चुका है। लगातार छोटा जानवर से दुर्घटनाएं हो रही हैं और बहुत हद तक किसानों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। यही कारण है कि आज राही ब्लॉक के गुरुद्वारा गांव के पास कम से कम सैकड़ों दर्जनों ग्रामीणों ने रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम कर दी और लगातार ये मांग करते रहे कि जिस तरह से छोटा जानवर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रभावित भी कर रहे हैं, जिस कारण उनको काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लगातार शिकायतें होने के बावजूद भी इस ओर ना तो ध्यान दिया गया और ना ही छोटा जानवर वाली ये समस्या को कहीं ना कहीं इसका निदान कराया गया। अब ग्रामीणों का मानना यह है कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो जितने भी छोटे जानवर देखे जा रहे हैं उनको प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी ये अधिकारियों का यह कहना था कि उनको गौशाला पहुंचा दिया जाएगा और गौशाला में उनके लिए समुचित व्यवस्था की गई है, और जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार इसलिए निर्देश दे रखा है कि जितने भी आवारा पशु हैं या छोटा जानवर है उनको गौशाला पहुंचाया जाए और उनको कहीं ना कहीं गौशाला में जितनी समुचित व्यवस्थाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाए। बावजूद इसके अभी तक इस ओर न तो ध्यान दिया जाता है और ना ही यह कह सकते हैं कि हड़ताल पर इन सब चीजों को देखा जाता है। लेकिन अधिकारियों के पहुंचने के बाद मामला बिगड़ते देख अधिकारियों के पहुंचने के बाद आश्वासित किया गया है कि ये समस्या सुनी जाएंगी और ये समस्या को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निदान कराया जाएगा और जो आवारा पशु हैं उनको छोटा जानवर है उनको उठाकर गौशाला जरूर पहुंचाया जाएगा। अब देखना यह कि ये इस बात को अमली जामा कब तक पहनाया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा। सरकार की लाख कोशिशों को नाकाम करता दिख रहा है अमेठी प्रशासन। आपको बता दें कि आम जनमानस को छोटा पशुओं से निजात दिलाने में जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला अवाना साड़ के हमले से वृद्ध महिला की मौत का है, जहां पर घर के बाहर खड़ी 55 वर्षीय महिला को अवाना साड़ ने पटक कर मौत के घाट उतार दिया है। परिजनों ने आनंद थाने में महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो ये कोई नया ताजा मामला अमेठी में नहीं है। इस तरह से सैकड़ों लोगों की जान हमारा पशु ने ले लिया है, साथ ही जान के साथ साथ किसानों की फसल को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यवाही की बात करें तो लगातार सरकार दावे ठोक रही है कि हमारा पशुओं को जल्द से जल्द निजात दिलाई जाएगी, लेकिन अमेठी में इसका नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है।